दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति के उपागम और संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, अध्यायवार प्रैक्टिस सेट, तुलनात्मक राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये तुलनात्मक राजनीति के उपागम से संबंधित है। देखिए, प्रश्न है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में उपेक्षा हुई थी किसकी? ऑप्शन देखिए, सरकारों के अध्ययन की, आनुभविक अनुसंधानों की, संस्थाओं के वर्णन की या संविधानों के तुलना की। तो दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति का जो पारंपरिक उपागम था उसमें अनुभविक अनुसंधानों की उपेक्षा हुई थी, जबकि तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत अध्ययन में सरकारों का अध्ययन किया गया, संस्थाओं का वर्णन किया गया और संविधानों की तुलना भी की गई थी। लेकिन परंपरागत तुलनात्मक राजनीति जो था उसमें अनुभविक अनुसंधानों की उपेक्षा हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है? देखिए, दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति का जो उद्देश्य है वो दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य और शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? ऑप्शन देखिए, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या हॉब्स। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, अरस्तु। तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने यूनान के लिए एक बेहतर और व्यवहारिक या फिर कहा जाए तो आदर्श संविधान के लिए तत्कालीन समय में प्रचलित 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। तो ये डेटा याद रख लीजिए दोस्तों, अरस्तु ने सबसे पहले यूनान के एक संविधान निर्माण के लिए तत्कालीन समय के 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और इसी कारण अरस्तु को राजनीति का या तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? देखिए, परिवृत्तियों की समस्या, धार्मिक मतभेद की समस्या, वैचारिक संरचना की समस्या या फिर भाषा और संस्कृति के विविधता की समस्या। तो उत्तर है ऑप्शन बी, धार्मिक मतभेद की समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, एम कर्टिस, जी के रॉबर्ट्स, जीन ब्लॉन्डेल या फिर आर सी मैक्रेडिस। तो सही उत्तर है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, ये कथन एम कर्टिस का है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एम कर्टिस ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को आधुनिक या समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय कहा था। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यापक है, क्योंकि इसका अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान के हृदय या आत्मा की तरह है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है? यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग और नथिंग, ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, मैक्रेडिस, जी के रॉबर्ट्स, जीन ब्लॉन्डेल या फिर स्पेंगलर। तो सही उत्तर है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, ये कथन जी के रॉबर्ट्स का है। जी के रॉबर्ट्स ने अपनी शोध कृति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, देखिए ये जी के रॉबर्ट्स की कृति है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, याद रख लीजिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में जी के रॉबर्ट्स ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, सरकारों के अध्ययन के अंतर्गत
हम तुलनात्मक सरकारों में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकारों के बनने वाले प्रश्न हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं संसदात्मक सरकार या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों, प्रश्न है कि संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आनुवांशिक व्यक्ति, निर्वाचित व्यक्ति, मनोनीत व्यक्ति या संवैधानिक प्रधान। तो सही उत्तर है संसदीय सरकार के अंतर्गत राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। अगला प्रश्न है सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन देखिए प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या फिर मॉन्टेस्क्यू। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अरस्तु। दोस्तों, सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और आप जानते हैं कि अरस्तु ने एक तंत्र या बहुतंत्र के आधार पर जो सरकारों का वर्गीकरण किया था उसमें उसने पॉलिटी यानी जिसको वो राजतंत्र कहता है उसको सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है, जबकि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को अरस्तु ने भीड़ तंत्र या मोबोक्रेसी की संख्या दी है। अगला प्रश्न है कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में माना जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है संवैधानिक विधि। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को किसी भी राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है एक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संसदीय शासन व्यवस्था की या संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं जब आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो सामूहिक रूप से संसद के लोकप्रिय सदन यानी निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है उसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, जो कि संसद का लोकप्रिय या निम्न सदन है, उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है एक महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बार बार प्रैक्टिस सेट में भी आता है ये, कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है या नौकरशाही शासन करती है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपको रटा होना चाहिए दोस्तों। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है, ये रैमजे मेयोर का कथन है। ऑप्शन डी आपका सही है। रैमजे मेयोर ने अपनी कृति हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड में कहा है कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में क्या स्थिति होती है, यानी जो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच संबंध होता है, लेकिन ये किस प्रकार का संबंध होता है? तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। संसदात्मक शासन प्रणाली में दोस्तों कार्यपालिका जो होती है एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है। और कार्यपालिका देखिए, ये अगर जो विधायिका है तो कार्यपालिका विधायिका से चुने जाने वाले जो है कुछ सदस्यों से मिलकर बनती है, तो वही जो है शासन या सरकार कहलाती है। तो देखिए जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका जो छोटा जो है एक समूह होता है कार्यपालिका, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही उत्तर है अभी हमने पढ़ा है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखिए संसदात्मक सरकार की कौन सी विशेषता नहीं है? और मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, जहां पर नहीं शब्द आता है वहां पे आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जो 3 ऑप्शन होते हैं ऐसे प्रश्नों में, 3 ऑप्शन वो सही होते हैं, एक ही गलत होता है। लेकिन कभी कभी जब आप नहीं पढ़ते हैं तो उन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक आंसर मार देते हैं, जबकि बाद में वो आपका गलत हो जाता है। देखिए संसदात्मक सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? नाम मात्र का अध्यक्ष, ये विशेषता है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल संसदीय शासन व्यवस्था में नहीं होता है, क्योंकि कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में होता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है संसदीय शासन व्यवस्था में, और कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल ये संसदात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण
क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दोस्तों इसी कारण, इसी उत्तरदायित्व या सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण जो संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था, इसको उत्तरदायी शासन या मंत्रिमंडलीय शासन भी कहा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन या मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वास्तविक सत्ता का उपभोग होता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र या पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसका अर्थ क्या है। तो उत्तर है दोस्तों, वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति और ये संसदीय लोकतंत्र का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है। अभी अभी हमने चर्चा किया है दोस्तों, कोई सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था में पाई जाती है, इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो देखिए, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप जो हैं सरकारों का वर्गीकरण का, इसमें केवल एक ही महत्वपूर्ण आधार है, वो है विधायिका कार्यपालिका संबंध। संसदात्मक सरकार में या संसदात्मक प्रकार की गवर्नमेंट में जहां विधायिका और कार्यपालिका का संबंध पाया जाता है, ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं। वहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं और यही संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन के जो है तुलना या वर्गीकरण का प्रमुख आधार होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन होती है। देखिए, संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या निर्वाचक गण। तो सही उत्तर है, भारत में कानूनी अधिसत्ता संसद के अधीन होती है, क्योंकि संसद जो है सर्वोच्च विधायी निर्माण करने वाली संस्था है और कानूनी अधिसत्ता संसद के अधीन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है। देखिए, सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, संवैधानिक सरकार क्या होती है। संवैधानिक सरकार वो सरकार होती है जो संविधान के अनुरूप कार्य करे, ये सीमित शासन की गारंटी होती है और संवैधानिक सरकार वो सरकार होती है जिसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सर्वश्रेष्ठ गारंटी दी जाती है। तो ये उपर्युक्त सभी आपके कथन संवैधानिक सरकार की प्रकृति को जो है ठीक प्रकार से स्पष्ट करने में सहायक हैं। अगला प्रश्न है, सत्ता का विलय एक विशेषता है किस प्रकार के शासन व्यवस्था की। तो उत्तर है संसदीय सरकार की विशेषता है सत्ता का विलय। दोस्तों, सत्ता का विलय संसदीय शासन की व्यवस्था इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के ही सदस्य होते हैं और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस कारण यहाँ पर सत्ता का विलय संसदीय सरकार की विशेषता है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है। सही उत्तर है संसद। दोस्तों, संसदात्मक शासन प्रणाली में याद रखिएगा जो वैधानिक संप्रभु या लीगल सॉवरेन है वो संसद होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है वो क्या है। लिखित संविधान, कठोर या अनमनीय संविधान, राजनीतिक दल या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सही उत्तर है संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती वो हैं दोस्तों राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल किसी भी लोकतंत्र के जीवन आधार माने जाते हैं और लोगों में राजनीतिक शिक्षण, जागरूकता और सरकार बनाने का कार्य राजनीतिक दलों के लिए द्वारा ही किया जाता है। इसलिए राजनीतिक दलों के अभाव में संसदीय सरकार कार्य नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में पाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साम्राज्ञी या प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री का पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी और कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, ये कथन किसका है।
तो सही उत्तर है ये गार्नर का कथन है। गार्नर प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक ये कहते हैं कि द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी और कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, भारत और जर्मनी, ये आपका सही सुमेलित है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के राज्य और दक्षिण अफ्रीका, सही है। संघात्मक शासन व्यवस्था देखिए इंग्लैंड, जापान, चीन और फ्रांस। तो इंग्लैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एकात्मक शासन है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ये सही हैं। तो इसमें गलत युग्म जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, संघात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड में नहीं अपनाई गई है दोस्तों। तो देखिए इंग्लैंड में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं, इसलिए ये जो युग्म है आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था कहाँ है? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या अमेरिका? तो वर्तमान समय में भी दोस्तों इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है? दोस्तों फ्रांसीसी व्यवस्था जो है अध्यक्षात्मक और संसदात्मक व्यवस्था का मिश्रण या सम्मिश्रण माना जाता है, और इसके बारे में कहा जाता है ये कि शुद्ध अध्यक्षात्मक नहीं है और शुद्ध संसदीय भी नहीं है। तो फ्रांसीसी व्यवस्था अध्यक्षात्मक और संसदात्मक व्यवस्था का मिश्रण माना जाता है। ये न तो शुद्ध अध्यक्षात्मक है और न ही शुद्ध संसदीय ही है। अगला प्रश्न है, देखिए फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध पाया जाता है और आपको बताना है इसका कारण क्या है। तो सही उत्तर है एक मिलीजुली राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली की सरकार के कारण भारत में या फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकार का मिश्रण पाया जाता है? तो आप जानते हैं फ्रांस में। और मैक्स वेबर का जो कार्य संकेंद्रित है वो किस पर है? दोस्तों मैक्स वेबर का जो कार्य वो सरकार की वैधता यानी लिजिटमेसी पर केंद्रित है। और मैक्स वेबर ने दोस्तों कानूनी, राजनीतिक, कानूनी, विधिक और चमत्कारिक सत्ता के रूप में सरकार की वैधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर शोध कार्य किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को क्या होता है या क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर है संसदीय सरकार में राज्य के जो प्रधान होते हैं उनको केवल नाम मात्र की शक्तियां ही प्राप्त होती हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति या ब्रिटेन में साम्राज्ञी को। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कौन सा है? तो आप जानते हैं भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका स्वरूप गणतंत्री, संघात्मक और संसदीय है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संघीय व्यवस्था इसलिए है कि भारत राज्यों का एक संघ है। और गणतंत्री इसलिए क्योंकि यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है। संसदात्मक सरकार के बाद अब आइए देखते हैं अध्यक्षात्मक सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है समस्त विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता क्या है? देखिए कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। ये उपर्युक्त सभी कथन जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कौन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों सही उत्तर है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की जो विशेषता नहीं है इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, ये अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है। तो ये कथन सही है, जबकि कथन एक आपका सही नहीं है।
अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? तो जब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की आप विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो प्रेसिडेंट होता है वो राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है, यानी उन्हें समस्त कार्यकारी और विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति। दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है व्यवस्थापिका से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सरकार जो है ये संसद से पूरी तरह से अलग होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो सैद्धांतिक आधार है वो क्या है? तो वो है दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर या शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या सैद्धांतिक आधार है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य। तो दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में आप जानते हैं विधायिका और कार्यपालिका में जो संबंध होता है वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी, किसी भी सदन के सदस्य वो नहीं होते हैं और राष्ट्रपति अपने स्वेच्छा से अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है या मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसी कारण कहा जाता है कि अमेरिका में लूट पद्धति या स्पॉइल सिस्टम प्रचलित है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से क्या संसदीय सरकार के संबंध में सही नहीं है? दोस्तों, ये उत्तरदायित्व की अपेक्षा स्थायित्व पर अधिक बल देती है। ये संसदीय शासन की व्यवस्था के बारे में सही नहीं है, क्योंकि जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये उत्तरदायित्व पर अधिक बल देती है। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार में गोपनीयता के सिद्धांत पर जो संचालित होती है इसका अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों, संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है। इसका अर्थ ये होता है कि जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य होते हैं वो मंत्रिपरिषद की कार्रवाई से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं और ये तब तक गोपनीय बनाई रखी रहती है जब तक सरकार उस पर कोई जो है सामान्य रूप से उसको जनता के सामने न प्रस्तुत करे। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्था परकवाद इस तथ्य से सीमित है। पहला कथन है, शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं। तो ये देखिए सही नहीं है। सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है, ये सही है। और सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता है, ये भी सही है। तो देखिए दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही हैं। तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्था परक संबंधों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टर बेजहार्ट या मेडिसन। तो सही उत्तर है वाल्टर बेजहार्ट ने सबसे पहले अध्यक्षात्मक प्रणाली का जो है प्रयोग किया था। और याद कर लीजिए द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी पुस्तक का नाम है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन या इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अंग्रेजी संविधान। दोस्तों, वाल्टर बेजहार्ट की कृति है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन और इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम या अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है या अध्यक्षीय सरकार में? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति जो होता है ये जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, वो विधायिका या किसी संसद के किसी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विपक्ष का कर्तव्य है कुछ भी प्रस्तावित न करना, प्रत्येक बात का विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये कथन टायरनी का है, जो कहते हैं विपक्ष का कर्तव्य है कुछ भी प्रस्तावित न करना, प्रत्येक बात का विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? देखिए, अनुभववादी अध्ययन, मानकीय अध्ययन, औपचारिक संस्थागत अध्ययन या अवैज्ञानिक अध्ययन। तो उत्तर है दोस्तों अवैज्ञानिक अध्ययन जो है ये तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है।
अगला प्रश्न है कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है? तो ये है संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि संसद भारतीय राजनीतिक प्रणाली का केंद्र है, ये आपका सही कथन है। और भारतीय संविधान संसद को सर्वोपरि शक्तियां देता है, तो ये सही नहीं है। यानी ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है, क्यों? तो इसमें बताना है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है वो शक्तिशाली होती है क्योंकि इसका कार्यकाल स्थिर होता है और एक बार चुने जाने पर जो है ये बीच में डिस्टर्ब नहीं होती है, स्थिर नहीं होता है इसका कार्यकाल, इसलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, तो देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है इसका अध्यक्ष और मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, तो ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष क्या होता है? तो दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान, ये मॉडल किस विशेष प्रकार का इंगित करता है? या वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान या मॉडल इंगित करता है एक विशेष प्रकार के राजा का, संविधान का, शासन का या प्रशासन का? तो उत्तर है वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान शासन के एक विशेष प्रकार को इंगित करता है। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन जिन सिद्धांतों में परिचालित होता है वे क्या होते हैं? तो देखिए अध्यक्षात्मक शासन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर, राज्याध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है। तो अध्यक्षात्मक शासन दोस्तों ऑप्शन ए 1, 2, 3 इन सिद्धांतों पर जो है परिचालित होता है। अगला प्रश्न है देखिए राजनीतिक चिंतन के लिए समानतः एक्विनास, संत थॉमस एक्विनास एक विचारक थे मध्य युग के, उनके बारे में है कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महान देन है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है डनिंग, गैटिल, फास्टर या कोकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी कोकर का। कोकर की पुस्तक का नाम है रीडिंग्स इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। देखिए READINGS रीडिंग्स इन पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये कोकर की पुस्तक है और इसमें उन्होंने देखिए एक्विनास के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन उसकी महानतम देन है। अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या है? तो सही उत्तर है द्विदलीय व्यवस्था। संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, ये कथन गलत है। जबकि तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम शांतिपूर्ण बनाती है। तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है और तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर हैं। तो सही उत्तर है तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अध्यक्षीय शासन प्रणाली के विषय में कौन सा सही है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में सही है। अगला प्रश्न है कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? ऑप्शन देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस या बजट पर चर्चा। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति का अभिभाषण। दोस्तों ये संसदीय नियंत्रण की विधि में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा देश अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है? तो आप जानते हैं फ्रांस। दोस्तों फ्रांस की जो शासन व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणालियों का जो है मिश्रण माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु क्या है? देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका। दोस्तों भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से प्रेरित है, लेकिन
देखिए, भारत में न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किया गया है, जो ब्रिटेन के संविधान में नहीं है। तो देखिए, ये जो न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का बिंदु है, ये भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण अंतर का बिंदु है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन में कौन सा सही है? दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आप जानते हैं कि जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन डी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के रूप में जो है विशेषताओं में ये सही है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, एक अनोखी कार्यपालिका जो अस्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त होती है, किस कार्यपालिका को इस तरह से वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन है संसदीय कार्यपालिका, स्विस कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है स्विस कार्यपालिका। दोस्तों, स्विस कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका होती है और इसकी विशेषता है ये एक ऐसी अनोखी कार्यपालिका है जो अस्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन बिना बताए आप जानते हैं, हर्बर्ट मॉरिसन का कथन है कि नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था की ये परिभाषा किसने दी है? संसदात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है। तो ये भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है परिभाषा है। वो कहते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में कहा जाता है कि संसद पर कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपने आज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति के उपागम और संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके आगामी पीजीटी परीक्षा, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।